हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हम चर्चा कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पर। चाइल्ड डेवलपमेंट में जो कल हमारी बात हुई थी वो हुई थी फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। उससे पहले हम थोड़ा सा एक करेक्शन करते हैं। जो हमने गर्भस्थ शिशु की अवस्था पढ़ा था या गर्भस्थ शिशु का विकास पढ़ा था, तो उसमें हमने महीने के हिसाब से कि किस महीने में बच्चे की कितनी वृद्धि होती है, तो वहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था कि 5वें महीने में बच्चे की हृदय का धड़कन प्रारंभ होता है। तो वो तीसरे महीने में प्रारंभ होता है, जबकि हम स्टेथोस्कोप के द्वारा उसकी धड़कन को 5वें महीने में सुन सकते हैं। हालाँकि ये मैंने आपकी बुक से ही बताया था, तो बुक में अलग-अलग बुक में थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल जाता है आपको। तो एक बार आप उसे करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा। तीसरे महीने में धड़कन उसकी प्रारंभ होती है, सुना कब जा सकता है? तो 5वें महीने से आप उसको सुन सकते हैं, ठीक? अब आते हैं हम अपनी कल की क्लास पे। कल की क्लास में हमने फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में समझा था। हमने शारीरिक विकास का महत्व समझा था कि शारीरिक विकास का जो महत्व है वो 5 क्षेत्रों में प्रमुख रूप से है। कौन-कौन से? एक तो नाड़ी संस्थान का विकास, मांसपेशियों और अस्थियों का विकास, अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, स्वस्थ शरीर का विकास और शारीरिक संरचना का विकास। ये हमने महत्व के जो शारीरिक विकास का महत्व था, उसके जो 5 क्षेत्र थे, हमने उसके बारे में चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने शारीरिक विकास के जो प्रमुख 4 अवस्थाएँ थी कि किस तरह से 4 अवस्थाओं में ये जो विकास की गति है वो मंद और तीव्र होती है। साथ ही साथ हमने देखा था विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास, जिसमें सबसे पहले हमने लंबाई की बात की थी। लंबाई की बात हमने की थी तो उसमें नवजात की लंबाई देखी थी, बचपनावस्था में लंबाई देखी थी, बाल्य अवस्था में लंबाई देखी थी, वयःसंधि पर भी थोड़ी सी चर्चा की थी हमने। फिर हमने बात किया था वजन पर। वजन भी नवजात शिशु का देखा था, बचपनावस्था में देखा था, बाल्यावस्था में देखा था। साथ ही साथ हमने शारीरिक रचना के 3 प्रकार देखे थे, जिसमें से था एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। तो यहीं तक कल हमारी चर्चा हुई थी। अब उसी के आगे आज हमें शारीरिक अनुपात के बारे में बात करना है कि किस तरह से शारीरिक अनुपात होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो वयस्क व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति का उसके जन्म के समय से तुलना करते हैं, तो हमें ये मिलता है कि जब हम वयस्क व्यक्ति की तुलना करते हैं, तो हमें ये मिलता है कि उनका सिर जन्म के समय से 2 गुना, जो धड़ है वो 3 गुना, जो बाहें हैं वो 4 गुना और पैर जो है वो 5 गुना बड़े हो जाते हैं, ठीक? इनकी जो पेशियाँ, अस्थियाँ और फेफड़े लगभग 20 गुना हो जाते हैं, ठीक? 20 गुना बड़े हो जाते हैं। जबकि इनकी आँखें, मस्तिष्क और कुछ दूसरे अंग का विकास बहुत ही कम होता है, क्योंकि इन अंगों का जो विकास होना होता है, वो जन्म के समय ही हो चुका होता है, ठीक? तो ये आपने क्या देखा? ये देखा शारीरिक अनुपात। अब थोड़ी-सी हम इसमें और बात कर लेते हैं सिर का, मतलब जो शिशु का सिर और उसके शरीर का अनुपात है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिर और शरीर का अनुपात कितना होता है, जो एक नवजात शिशु है, नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्कों से बिल्कुल अलग होता है। इनमें काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। तो जो नवजात शिशु होता है, उसके सिर और शरीर का अनुपात 1:4 होता है। वहीं अगर हम वयस्कों की बात करें, तो वयस्कों का 1:7
7 होता है। कितना होता है? 1:7 होता है। अब ये तो हमने बात की किसकी? ये हमने बात कर ली शरीर और सिर के अनुपात, यानी कि जो शारीरिक अनुपात हमें देखना था, हमने अनुपात के बारे में बात कर ली। ठीक, अब हमें क्या देखना है? अब हम देखेंगे अस्थियों के बारे में कि एक जो नवजात शिशु है उसकी अस्थियां और जो एक प्रौढ़ व्यक्ति है उसकी अस्थियों में क्या डिफरेंस होता है। तो हड्डियों के विकास के अंतर्गत हड्डियों के आकार में वृद्धि, हड्डियों की संख्या में परिवर्तन और हड्डियों के संगठन में परिवर्तन मिलता है। इसमें सामान्यतः हड्डियों के विकास में वही प्रवृत्ति लागू होती है जो बालकों की लंबाई और उनके आकार में लागू होती है। अब इसे हमें क्या देखना है? अब आपको पता है कि जो नवजात शिशु होता है उसकी हड्डियां कैसी होती हैं? उसकी हड्डियां जो हैं वो बहुत कोमल होती हैं। शिशु के जन्म से पहले जो जन्म का पहला वर्ष है, पहले वर्ष में हड्डियों का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। फिर दूसरे वर्ष इसकी गति में मंदता आ जाती है। जो ये मंदता होती है, ये मंदता वयःसंधि तक चलती है। वयःसंधि के बाद पुनः एक बार फिर हड्डियों का विकास बहुत ही तेजी से होता है। तो हड्डियों का जो ऑसिफिकेशन होता है, मतलब जो हड्डियों में कठोरता होती है, हम थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हड्डियों में कठोरता मुख्यतः किसकी वजह से? कैल्शियम, फास्फोरस एवं खनिज लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि अस्थियों की मजबूती का कारण क्या है, कौन से ऐसे तत्व हैं जो अस्थियों की मजबूती का कारण है या अस्थियों को मजबूती प्रदान करते हैं, तो अस्थियों को मजबूती प्रदान करने में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज लवण होते हैं। ठीक, अब जो ये खनिज लवण होते हैं, ये तो पहले हमने देखा कि मजबूती इनके कारण होती है। जो ऑसिफिकेशन के कारण, यानी कि हड्डियों की कठोरता, ऑसिफिकेशन के कारण ही हड्डियां कठोर और मजबूत बनती हैं। जब शिशु जन्म लेता है तो उसकी जो अस्थियां होती हैं वो बिल्कुल सी मुलायम होती हैं। अगर बच्चे की अस्थियां जो हैं वो काफी कड़ी होंगी तो शिशु जन्म में भी परेशानी आएगी। लेकिन ये जो बच्चों की हड्डियां होती हैं ये बिल्कुल मुलायम होती हैं, स्पंजी होती हैं, लचीली होती हैं, क्योंकि ये कार्टिलेज की बनी होती हैं, यानी कि उपास्थियों की बनी होती हैं। इसी कारण से शिशु जन्म के 6 माह बाद तक उनके पैरों की अंगुलियों को आसानी से वो मतलब अपने पैर की जो उंगली है उसको आसानी से मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां क्या हैं, अभी कड़ी नहीं हुई हैं, मजबूत नहीं हुई हैं। तो जब उनमें मजबूती नहीं है, वो कोमल हैं, मुलायम हैं, स्पंजी हैं, तो वो क्या करेंगे, तो ये बहुत ही मुलायम होते हैं और ये जो है किसी भी तरफ घूम जाते हैं। ठीक, अब हम हड्डियों की संख्या की अगर बात करें तो नवजात शिशु में लगभग 270 अस्थियां पाई जाती हैं। जो नवजात शिशु की मांसपेशियां होती हैं वो अपरिपक्व होती हैं। अगर वहीं वयस्क की बात की जाए तो वयस्कों में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक, तो अगर जो नवजात शिशु है उसके शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो उसके शरीर में 270 अस्थियां पाई जाती हैं। जो बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था में हड्डियों का विकास धीरे धीरे होता है। फिर ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया से ये अस्थियां कठोर हो जाती हैं और इस अवस्था में प्रत्येक आयु स्तर पर लड़कियों की हड्डियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी ही कठोरता प्राप्त करती हैं। ठीक, अगर बात करें किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था में जो यौन हार्मोन का स्रावण होता है, यौन हार्मोन के स्रावण की वजह से हड्डियां कठोरता प्राप्त कर लेती हैं और किशोरावस्था के अंत तक शरीर के सभी हड्डियों का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है।
ये जन्म से लेकर अस्थियां कठोरता थोड़ी थोड़ी प्राप्त करती हैं। हर हड्डी में कठोरता तुरंत नहीं आ जाती है और ये जो कठोरता होती है ये लगभग किशोरावस्था तक प्राप्त करते करते ये पूरी तरह से कठोर हो जाती हैं। तो अस्थियों में कठोरता मुख्यतः जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला हार्मोन होता है उस पर निर्भर करता है। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण कम हो जाता है तो अस्थियों का विकास भी प्रभावित होता है, वो भी अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान कौन कौन सी बातें रखनी है, जो आपके काम की हैं, जो आपको ध्यान रखनी है वो यहीं पर हैं। बस इतने से ही लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अस्थियों में कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज लवण है। दूसरा ये कि जो बच्चों की अस्थियां होती हैं वो किससे बनी होती हैं? तो वो कार्टिलेज की बनी होती हैं। अस्थियों की जो लचीलापन है वो क्यों होता है? तो उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज लवण इन सब की अनुपस्थिति के कारण वो लचीली और कोमल होती हैं। फिर नवजात में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 270। वयस्क में 206। किस अवस्था तक लगभग अस्थियां जो है वो पूर्ण तरह से कठोर हो जाती हैं? तो वो है किशोरावस्था। यहाँ से आपके कई पॉइंट बन रहे हैं, तो बस आपको यही इतना नोट डाउन कर लेना है। ठीक, अब हम अगली बात करेंगे दांत पर। कहाँ गया? ये रहा दांत। तो दांत पर हम ये बात करेंगे, आप सभी को पता है कि जो दांत होते हैं मनुष्य में 2 बार आते हैं। एक होता है जो पहली बार दांत आता है उसे हम कहते हैं अस्थायी दांत या फिर दूध के दांत। दूसरा होता है अस्थायी दांत, परमानेंट टीथ। ठीक, तो जो दांत है सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जन्म के समय से जन्म के समय शिशु के मुंह में दांत नहीं दिखाई देते हैं। जब ये दांत आपने किसी बच्चे को देखा है कि वो जन्म लिया हो और जो है उसके दांत निकले हों? तो नहीं, जन्म के समय किसी भी शिशु में दांत नहीं दिखाई देता है, परंतु इनके निर्माण की प्रक्रिया गर्भावस्था के तीसरे चौथे माह से ही प्रारंभ हो जाती है। जो दांत जहाँ निकलने होते हैं वहाँ पर आकार बनने लगते हैं। किस महीने में? तो तीसरे से चौथे महीने से। जब गर्भकालीन शिशु के जबड़े का निर्माण होना प्रारंभ होता है तभी वहाँ पर दांतों के निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। दांतों के निर्माण व विकास की प्रक्रिया 21 से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था तक चलती है, जब तक कि अक्ल या बुद्धि के दांत नहीं आ जाते हैं। यानी कि जो 21 वर्ष की अवस्था है और 25 वर्ष की अवस्था है, इन अवस्थाओं तक जो व्यक्ति होता है उसके बुद्धि के दांत यानी कि जो विजडम टीथ हैं वो आ जाते हैं। ठीक, प्रत्येक बालक के जीवन में दांत 2 बार आते हैं। जो पहली बार दांत निकलता है उसे अस्थायी प्रकार के कहते हैं। इन्हें ही हम दूध के दांत भी कहते हैं। जो दूध के दांत होते हैं जब ये टूटते हैं तो इनके बाद जो दांत निकलता है उसे अस्थायी दांत कहते हैं। ठीक, पहले क्या निकलता है? तो पहले अस्थायी दांत आता है, उसके बाद जब अस्थायी दांत टूटते हैं तो उन्हीं के स्थान पर अस्थायी दांत आ जाते हैं। ठीक, ये जो अस्थायी दांत होते हैं, सॉरी जो अस्थायी दांत होते हैं, ये कितने होते हैं? 20 होते हैं। और जो अस्थायी होते हैं यानी कि जो अस्थायी होते हैं वो होते हैं 32 दांत होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम अस्थायी दांत की बात समझते हैं। अस्थायी दांत, तो अस्थायी दांत जन्म के 6 से 8 माह बाद निकलना प्रारंभ हो जाते हैं तथा अधिकांश बालकों में 2.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था तक 20 अस्थायी दांत निकल जाते हैं। जो ये अस्थायी दांत होते हैं ये आकार में छोटे होते हैं, कम मजबूत होते हैं,
परंतु दांतों का निकलना बालकों के स्वास्थ्य, पोषण, वंशानुक्रम, लिंग, प्रजाति इन सभी चीजों पर भी निर्भर करता है। लेकिन वैसे सामान्यतः क्या होता है, तो सामान्यतः ये 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था तक 20 दांत निकल जाते हैं। कुछ बालकों में दांत जन्म के बाद 5वें माह से ही निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, जबकि कुछ बालकों के दांत 11वें महीने, 10वें महीने इस समय निकलते हैं। तो उतनी देर से निकलते हैं, उतनी देर से दांतों का निकलने का जो मुख्य कारण है वो है बालकों के शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस इन सब की कमी होना। कमजोर बालकों में दांत देरी से निकलते हैं क्योंकि उनके शरीर में सारे पोषक तत्व नहीं होते हैं। जब पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो क्या दांत अपने समय से निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। तो दांतों को समय से निकलने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी? हमें सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चे के पूरे शारीरिक विकास के लिए सभी आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है, उसी तरह से दांत के विकास के लिए भी कैल्शियम, फास्फोरस इन सब का होना आवश्यक है। जो अस्थायी दांत हैं ये निकलते समय बालकों को अत्यधिक कष्ट और उनको दर्द होता है। ठीक, तो जो बच्चे होते हैं जब उनको दांत निकलता है तो उनको काफी पीड़ा होती है और काफी उनको कष्ट होता है। कुछ बालकों में तो दस्त भी होने लगता है, उनको बुखार भी आ जाता है, तो उनको काफी समस्या होती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं दांतों के निकलने के क्रम पर। ऐसा तो नहीं है कि दांत कभी भी किधर भी निकल सकते हैं, तो इनके निकलने का एक क्रम होता है। सबसे पहले नीचे के सामने वाले 2 केंद्रीय कृंतक दिखाई देते हैं। केंद्रीय कृंतक कौन से होते हैं? जो बच्चों में सबसे पहले नीचे के जो सामने वाले दांत निकलते हैं वो केंद्रीय कृंतक कहलाते हैं। और ये निकलते कब हैं? तो ये निकलते हैं 6 से 7 माह की आयु में। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा कर लिया है कि दांतों के निकलने पर पोषण, वातावरण यानी कि जिस वहाँ जो वातावरण पा रहे हैं, जैसा उनका खान-पान है और जो उनकी वंशानुक्रम है, वातावरण पे नहीं वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, उनके खान-पान पर भी निर्भर करता है। ठीक? उसके बाद 8 से 9 माह की उम्र में 9 माह के उम्र के सामने वाले 2 दांत कृंतक तथा 2 बगल के कृंतक निकल जाते हैं। सबसे पहले केंद्रीय कृंतक निकलते हैं 2। फिर 8 से 9 माह की उम्र में जो ऊपर के सामने वाले 2 दांत होते हैं कृंतक तथा 2 बगल के कृंतक निकल जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसी क्रम में निकले हुए 1.5 वर्ष की आयु तक नीचे के सामने के दोनों ओर दांतों के दोनों ओर 2 कृंतक तथा 2 दाढ़ें नीचे और ऊपर निकल आती हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक कुल मिलाकर 20 दांत निकल जाते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। अब जब ये अस्थायी दांत गिरेंगे तो इन्हीं के स्थान पर अस्थायी दांत का निर्माण होगा। ठीक, तो ये तो था इनके दांत निकलने का क्रम। किसके? जो एक नवजात शिशु होता है उसमें जो अस्थायी दांत निकलता है उसका क्रम क्या होता है, तो इसी क्रम से वो निकलते हैं। ठीक, अब आगे हम क्या देखेंगे? अब नाड़ी संस्थान का विकास देखेंगे। नाड़ी संस्थान हमने पहले भी देखा है कि नाड़ी संस्थान एक विकास का एक क्षेत्र है, जो शारीरिक विकास है उसका भी एक क्षेत्र है। क्या? नाड़ी विकास का, नाड़ी संस्थान का विकास। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि गर्भकालीन अवस्था से लेकर शिशु जन्म के 3 से 4 वर्ष बाद तक नाड़ी संस्थान का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है।
तो जो गर्भावस्था के बाद जो नवजात शिशु है, उसका जन्म के बाद जो नवजात शिशु है, उसमें 3 से 4 वर्ष तक नाड़ी संस्थान का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद नाड़ी संस्थान के विकास की गति में मंदता आ जाती है या उसकी गति धीमी होती है। तो जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 250 ग्राम होता है, जो कि परिपक्वावस्था तक 1250 से 1400 ग्राम हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि परिपक्वावस्था तक मस्तिष्क के वजन में 5 गुना तक वृद्धि हो जाती है। कब से? तो उनके जन्म से लेकर जो उनके परिपक्वावस्था है, परिपक्वावस्था तक मस्तिष्क का वजन 5 गुना बढ़ जाता है। ठीक? अब गर्भावस्था से आपने देख लिया, तो गर्भावस्था में नाड़ी संस्थान में विकास तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या और उनके आकार में वृद्धि होने के कारण होता है, जबकि जन्म के 3 से 4 वर्ष बाद तक नई तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है, बल्कि वे पुरानी कोशिकाएं ही विकसित होती रहती हैं, जो कि गर्भकालीन अवस्था में अपरिपक्व होती हैं। जन्म के 2 वर्ष की अवस्था तक शिशु के मस्तिष्क में जो विकास होना होता है, वो हो जाता है। वो मुख्यतः क्या-क्या विकास होता है? तो एक तो प्रामस्तिष्क होता है, एक अनुमस्तिष्क होता है। इसी का जो भाग होता है, उनका विकास होता है। जो प्रामस्तिष्क है, यानी कि प्रामस्तिष्क मानसिक क्रिया करता है, जैसे सोचने का, समझने का, तर्क करने का, स्मृत करने का, इन सभी चीज़ों के लिए ये ज़िम्मेदार होता है। जबकि जो अनुमस्तिष्क है, वो शारीरिक संतुलन और शारीरिक जो संस्था है, उनको नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रामस्तिष्क का कार्य क्या है? सोचना, समझना, जो भी मानसिक क्रियाएं होती हैं, उनको करने का कार्य प्रामस्तिष्क करता है। और जो अनुमस्तिष्क करता है, वो क्या करता है? तो वो आपके शारीरिक जो स्थित है, शारीरिक संरचना को संतुलित या नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक? आगे इसमें क्या है? तो एक बार हम देख लेते हैं कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालकों के जो मस्तिष्क का भार है, वो कितना होता है। थोड़ा-सा इसे हम ज़ूम कर लेंगे, ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक? तो इसमें क्या है कि जैसे ये एक तरफ आपको एज दी गई है, एक तरफ आपको मस्तिष्क का भार दिया गया है। तो जन्म के समय आपको ये ध्यान रखना है कि जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो जन्म के समय 1/4 भाग व्यक्ति के शारीरिक वजन का। ठीक? 9 माह में ये कितना होता है? तो ये 1/2 हो जाता है। 1/2 भाग व्यक्ति के शारीरिक वजन का होता है। फिर 2 वर्ष में क्या होता है? तो 2 वर्ष में 3/4 भाग व्यक्ति के शारीरिक वजन का होता है। चौथे वर्ष में क्या होता है? तो 4 वर्ष में 4/5 भाग व्यक्ति के शारीरिक वजन का होता है। वहीं अगर बात करें छठे वर्ष की, तो छठे वर्ष में 9/10 भाग होता है व्यक्ति के शारीरिक वजन का। तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रख लेना है कि किस एज में कितना भाग होता है शारीरिक वजन का। ठीक? अब हम देख लेते हैं, अब आ जाता है आपका क्या, अब हम थोड़ी-सी बात करेंगे श्वसन तंत्र के विकास की। ठीक? श्वसन तंत्र, ये श्वसन तंत्र का विकास क्या है? तो जन्म के समय जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु का श्वसन दर 40 से 45 प्रति मिनट होता है। यानी कि जो नवजात शिशु होता है, उसका जो श्वसन दर होता है, वो 40 से 45 बार प्रति मिनट होता है।
आपको पता है कि जो जन्म के समय जो शिशु होता है उसके फेफड़े छोटे और अविकसित होते हैं, वो विकसित नहीं होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, फेफड़ों का विकास होता जाता है। तो जन्म के बाद शिशु के प्रथम क्रंदन के साथ उसके फेफड़ों का विकास और उसकी श्वसन क्रिया शुरू हो जाती है। जन्म के समय सिर की जो परिधि है वो छाती की परिधि से बड़ी होती है, लेकिन 2 वर्ष की अवस्था तक सिर और छाती की जो परिधि है वो लगभग बराबर हो जाती है। 15 वर्ष की आयु प्राप्त करते-करते ये पुनः दोनों का अनुपात 5:3 हो जाता है। किसका? सिर और छाती का। तो जो नवजात शिशु होता है उसके श्वसन दर में अधिक होता है, उसका श्वसन दर कितना? 40 से 45 बार प्रति मिनट होता है। लेकिन 1 सप्ताह के अंत तक, यानी कि जब श्वसन जन्म हुआ तो जन्म के समय उसकी जो श्वसन दर थी वो 40 से 45 थी। लेकिन 1 सप्ताह तक, 1 सप्ताह के अंत तक यानी कि 7 दिन बाद उसकी जो श्वसन दर है वो लगभग 35 बार प्रति मिनट हो जाती है। और परिपक्वावस्था तक आते-आते ये श्वसन दर 18 बार प्रति मिनट हो जाती है। यही क्वेश्चन आपसे पिछली बार पूछा गया था कि एक वयस्क व्यक्ति में श्वसन दर कितनी होती है? तो उसमें 72 भी था और 18 भी था। तो ज़्यादातर लोगों ने 72 पर ही मार दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये श्वसन दर पूछा जा रहा है। ठीक? तो ये तो हमने बात की श्वसन दर की। अब हम थोड़ी-सी बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की। रक्त परिसंचरण कि एक जो नवजात शिशु है उसमें किस तरह से जो रक्त का परिसंचरण है वो हो रहा है। तो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय और रक्त नलिकाएं आती हैं। जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु का जो हृदय है वो बहुत ही कोमल, नाजुक और छोटा होता है। तो रक्त नलिकाएं भी इसकी अविकसित होंगी, छोटी होंगी, पतली होंगी, संकरी होंगी। तो जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष हैं, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विशेषकर 6 वर्ष की जो अवस्था है, 6 वर्ष की अवस्था तक हृदय और रक्त वाहिनियों का विकास तीव्र गति से होता है। अब इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड प्रेशर कि नवजात शिशु में ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु का रक्तचाप कम होता है। वैसे आपने देखा श्वसन दर अधिक होता है और जो उनका क्या होता है, श्वसन दर उनका अधिक पाया जाता है। उनके जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो अधिक पाया जाता है। उनकी लेकिन जब आप उनका रक्तचाप देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर देख रहे हैं तो वो क्या होता है? कम होता है। बाकी चीज़ें उनकी अधिक होती हैं, ठीक? तो जो नवजात शिशु है उसका यही एक चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है, जो कि उम्र के बढ़ने के साथ-साथ ही बढ़ता जाता है। तो 11 वर्ष की उम्र तक बालक-बालिकाओं के रक्तचाप में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसके बाद वयःसंधि अवस्था में किशोरावस्था तक लड़कियों का रक्तचाप कुछ अधिक होता है, ठीक? लेकिन जब बात करें 11 वर्ष तक, तो 11 वर्ष की उम्र तक इनमें आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगली बात हम करेंगे शारीरिक तापमान की, यानी कि शरीर के तापमान की। तो शिशुओं का शरीर तापक्रम वयस्कों की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। कितना? 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नवजात शिशु का शरीर तापमान प्रातः काल कम रहता है और दोपहर तथा शाम के समय ये तापमान बढ़ जाता है। 13 वर्ष की अवस्था तक लड़के एवं लड़कियों के शारीरिक तापमान में भी अंतर देखने को मिलता है, ठीक? ये तो हमने बात की टेम्परेचर की कि टेम्परेचर कितना होता है।
अब वहीं अगर हम बात कर लें पल्स रेट की, तो ये भी क्या होगा, ये भी ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई हर चीज़ हमें जो नवजात शिशु है उसमें अधिक देखने को मिल रहा है। तो जब अधिक देखने को मिल रहा है हमें, सिर्फ़ हमने रक्तचाप क्या देखा था कि जो ब्लड प्रेशर होता है शिशुओं में कम पाया जाता है। अगर पल्स रेट की बात करें तो शिशुओं की जो नाड़ी गति है वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। शिशुओं की नाड़ी गति 120 से 150 बार प्रति मिनट होता है, जबकि वहीं वयस्कों की बात करें तो वयस्कों में 65 से लेकर 70 बार प्रति मिनट तक होता है। शिशु जब क्रंदन करता है यानी कि जब वो रोता है, तब नाड़ी की गति बढ़कर 218 से 220 प्रति मिनट हो जाती है। अगर ऑप्शन में 200 दिया है तो भी आप उसे टिक कर दीजिएगा। ऐसे तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि नाड़ी की गति कितनी होती है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, श्वसन दर कितना होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा बार आपसे यही नाड़ी की गति यानी कि पल्स रेट के बारे में पूछा गया है। ठीक, तो ये हमने देखा कि उनके जो शरीर है उसमें किस तरह से विकास हो रहा है। ये हमने बात किया, चाहे वो नाड़ी संस्थान हो, नाड़ी संस्थान में चाहे ब्लड प्रेशर की बात की जाए, बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए, चाहे की जाए पल्स रेट की। तो पल्स रेट की भी बात की जाए तो इससे भी उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है हमें पता चलता है। ठीक? अब हम बात करेंगे कि जो ये शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? अब कुछ तो ऐसे फैक्टर होंगे जो फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे जो प्रमुख कारण है, वो है वंशानुक्रम। गर्भाधान के समय ही माता-पिता के जो जीन्स होते हैं, जीन्स के माध्यम से शिशु में वंशानुगत जो गुण होते हैं, वो पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से बालक का रंग, रूप, स्वभाव, उनकी प्रकृति, शारीरिक गठन, लंबाई आदि का निर्धारण जन्म से पहले ही हो जाता है। क्या जो बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद उसके रंग में परिवर्तन होता है? ये सारी चीज़ें जो होती हैं, रंग, रूप, लंबाई, स्वभाव, उनका जो शारीरिक गठन है, ये सारी चीज़ें पहले से ही निर्धारित होती हैं। तो जो वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएँ हैं, जो बालक में जन्म के समय से ही पाए जाते हैं। यानी कि उनकी उनकी सूरत, उनकी चाल, उनका ढाल, उनका शारीरिक रचना, उनके जो मुख की आकृति है और भी जो उनके शरीर में विशेषताएँ होती हैं, वो अपने माता-पिता से काफ़ी हद तक मिलती-जुलती हैं। वही होता है वंशानुक्रम, ठीक? अगर अगली बात करें तो जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, वो है आहार। तो आहार किस तरह से शारीरिक विकास ना केवल वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित होता है, बल्कि भोजन और पोषण भी शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। गर्भ काल से लेकर जीवन पर्यंत तक मानव जीवन में आहार और पोषण का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। गर्भकाल में अगर माता को, जो गर्भवती माता है, अगर उसको गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, तो इसका प्रभाव जो गर्भस्थ शिशु है उस पर पड़ता है। यानी कि बालक का जन्म से समय पूर्व ही अपरिपक्व अवस्था में हो जाता है। ठीक? ऐसे शिशु का जीवन जीने की संभावना भी कम रहती है। जो बच्चा जब अपरिपक्व जन्मा है, तो उसको जीवित रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर गर्भावस्था में माता को पूर्ण पौष्टिक संतुलित खाना मिलता है, तो जो गर्भस्थ शिशु है, उसका भी विकास अच्छे से होगा,
उसी तरह से जन्म के बाद भी अगर शिशु को पौष्टिक भोजन, उसकी जो भी ज़रूरतें हैं, उसको मिलती हैं, तो बालक क्या होता है, बालक हिष्ट-पुष्ट होता है। उसकी जो खेल कूद में जो गतिविधि है, वो अच्छी होगी। अगर भोजन नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें लुप्त हो जाएँगी। इसीलिए बच्चे के पोषण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। चाहे वो बच्चे का पोषण हो, चाहे वो माँ का। जब वो गर्भकाल में है, तो यानी कि जब गर्भस्थ है वो, तब माँ के खान-पान पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। अगर माँ का खान-पान अच्छा नहीं हुआ, तो बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होगा। वहीं अगर जो बच्चा है, अगर उस पे आपने उसके पोषण पर ध्यान नहीं दिया, तो उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और जो पोषक तत्वों की कमी से रोग होता है, उनका शिकार हो जाता है। अब पोषक तत्वों की कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं? तो एक तो होता है क्वाशियोरकर, मैरास्मस, रतौंधी, स्कर्वी, बेरी-बेरी, रिकेट्स, तमाम प्रकार के रोग होते हैं। उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है अगर उनको सही मात्रा में जो पोषक तत्व मिलते हैं, वो नहीं मिलते हैं। यहाँ से ज़रा आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि जो क्वाशियोरकर हैं और जो मैरास्मस है, ये किस पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं? ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है न्यूट्रिशन साइंस में, ठीक? अगली बात करेंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथियों पर। किस तरह से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एक बालक के विकास, शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं, वो भी बालक के विकास पर, शारीरिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। जैसे जैसे जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन निकलता है, जो बच्चे के वृद्धि पर प्रभाव डालता है, उसके बढ़वार पर प्रभाव डालता है। अगर वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है, तो जो बालक की लंबाई है, वो उसमें काफ़ी वृद्धि हो जाती है और कम निकलता है, तो बालक की जो लंबाई है, वो बहुत कम होती है, यानी कि बच्चा बौना भी रह जाता है। तो इसीलिए इसीलिए जो जो हार्मोन निकलते हैं, वो हार्मोन सही मात्रा में निकलने चाहिए, जिससे बालकों का अच्छे से विकास हो जाए। अब थायराइड ग्रंथ के उचित विकास से बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास है, वो अच्छी प्रकार से हो जाता है। अगर ये जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, आपने कल भी देखा था कि कौन-सी अंतःस्रावी ग्रंथि किस शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों का सही से स्रावन नहीं हो रहा है, कम या अधिक मात्रा हो रही है, तो भी ये हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगली बात कर लेते हैं भौतिक वातावरण की। भौतिक वातावरण, तो भौतिक वातावरण भी बालक के शारीरिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत से सभी जो बाह्य शक्तियाँ एवं कारक सम्मिलित होते हैं, जो व्यक्ति जो व्यक्ति के शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। अब भौतिक वातावरण में क्या, जैसे जैसे जलवायु हो गया, हवा हो गया, धूप हो गया, वर्षा हो गया, खुला स्थान हो गया, आस-पास पड़ोस का वातावरण हो गया, आपके घर का वातावरण हो गया। तो ये सारी चीज़ें भौतिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। तो बालकों के उचित विकास के लिए उनको शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, इन सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके खेल खेलने के लिए खुला स्थान होना चाहिए। उनको फिज़िकली, मेंटली हर तरह के अच्छे वातावरण मिलने चाहिए, ठीक? अगला है संवेगात्मक व्यवधान। संवेगात्मक व्यवधान संवेगात्मक व्यवधान भी बालक के शारीरिक विकास को अवरुद्ध कर देता है। प्रयोगों और अनुसंधानों से ये भी सिद्ध हो चुका है कि यदि बालक लंबे समय तक संवेगात्मक व्यवधान का शिकार रहता है, तो वो क्रोधी, चिड़चिड़ा हो जाता है। क्रूरता, उसके अंदर हीन भावना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें समा जाती हैं। बालक जो होता है वो ज़िद्दी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है,
क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, तो किसी भी बालक का क्रोधी, चिड़चिड़ा, जिद्दी ये सारी चीज़ें होना उसके शारीरिक विकास पर बाधा उत्पन्न करती हैं, उनके शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। संवेगात्मक तनाव के कारण ही पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन होता है, उस हार्मोन के स्राव में बाधा उत्पन्न होती है और जब हार्मोन का सही तरीके से स्रावण नहीं हो पाएगा, तो बच्चे की लंबाई पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक? अगला कारक है लिंग भेद। लिंग भेद क्या है? तो शारीरिक विकास लिंग भेद के भी कारण प्रभावित होता है। तो जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा लंबे और वजन में कुछ अधिक होते हैं, लेकिन लेकिन बाद की जो अवस्था है उसमें लड़कियों की बढ़वार तीव्र गति से होती है। बाद में वो जब जो परिपक्वावस्था जल्दी प्राप्त करती हैं और लड़कों में शारीरिक विकास लड़कियों की अपेक्षा थोड़ी देर में होता है, जिस पर हमने कल भी बात किया था कि अगर सेम एज ग्रुप में आपके साथ कोई लड़का है और एक लड़की है, तो आप देखेंगे कि लड़की पहले परिपक्व हो जाती है, उसकी लंबाई, उसका वजन पहले बढ़ जाता है, जो कि लगभग 18 साल तक बढ़ता है या मानते हैं कि 18 साल तक बढ़ जाता है। लेकिन वहीं अगर लड़कों को देखें तो 18 साल या 15 साल जो भी है वो उतने बड़े नहीं दिखाई देते हैं कि जितना लड़कियों की लंबाई अधिक दिखाई देती है वज़न। लेकिन बाद में आप देखेंगे 2 साल बाद देखेंगे कि लड़के का वज़न, उसकी लंबाई सब कुछ बढ़ गया है, लेकिन लड़की उसकी अपेक्षा छोटी हो गई है। ठीक? अब अगली बात करते हैं पारिवारिक वातावरण की। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने में ये भी परिवार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हरलॉक के अनुसार बात करें तो प्रत्येक आयु स्तर पर वातावरण का प्रभाव लंबाई की अपेक्षा वजन पर अधिक पड़ता है। अगर किसी पारिवारिक वातावरण में सुखद, आनंदमय, खुशनुमा, सौहार्दपूर्ण है, तो उस बालक का विकास भी अच्छी तरह से होता है। ठीक? वहीं अगर परिवार के किसी सदस्य में अगर ऐसा कोई परिवार है जहाँ पर हमेशा नकारात्मक भाव रहता है, माता-पिता हमेशा आपस में लड़ते-झगड़ते रहते हैं, तो उस परिवार के बच्चे काफ़ी डरे और सहमे-सहमे से रहते हैं। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक भय सा भर जाता है। उन्हें मानसिक और संवेगात्मक संरक्षण नहीं मिल पाता है। अगर किसी बच्चे को इस तरह से डरा-धमका कर रहता है, कोई डर के रहता है, तो उस बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। अब अगले कारक की बात करें तो बुद्धि आ जाता है। बुद्धि वही इंटेलिजेंस। आपको ये पहले से सिद्ध हो चुका है कि अगर कि बालक केवल मानसिक विकास की ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास को भी बुद्धि प्रभावित करती है। यदि उठने, बैठने, चलने, खड़े होने, उछलने, कूदने, भागने इन सब का जो है ये सब क्या है, पहली बात तो ये गामक क्रियाएं हैं। फिर भी इनका संबंध बुद्धि से होता है। अधिक बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं, वो दुर्बल बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा गामक क्रियाओं को जल्दी करना सीख जाते हैं। जिन बच्चों में बौद्धिक क्षमता कम है, उनकी हर एक प्रक्रिया में धीमी गति होती है, वो धीमी गति से कार्य करते हैं। अगला है रोग। रोग यानी कि वही डिजीज। तो रोग भी शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। वे बालक जो जन्म से ही बीमार और अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं, उनका जो शारीरिक विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। बीमारी की स्थिति में बालक को कुछ भी खाना पीना ये सारी चीजें अच्छा नहीं लगता है। अब जो वो खाना पीना उसे अच्छा नहीं लग रहा है तो वो खाएगा नहीं तो उसका पेट नहीं भरेगा, वो भरपेट खाना नहीं खाएगा। अब नहीं खाएगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो वो खेलने कूदने जाएगा नहीं जाएगा, वो रोता रहेगा, सोता रहेगा, बिस्तर पर ही पड़ा रहेगा, काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा
इस तरह से रोगी है और पड़ा है, ना भरपेट खाना पा रहा है, ना खेल रहा है, ना कूद रहा है, तो उसकी शारीरिक विकास कैसे अच्छे से हो पाएगी? शारीरिक विकास में बाधा आएगी ही आएगी, ठीक? अगली बात कर लेते हैं शारीरिक विकृतियाँ। शारीरिक विकृतियाँ यानी कि शारीरिक विकृतियों का मतलब है दोष। अब चाहे वो वंशानुकरण कारणों से हो या फिर किन्हीं अन्य कारणों से हो, अगर वो उसमें शारीरिक दोष है तो ये उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करता ही करता है। गर्भावस्था में अगर कोई गर्भवती किसी ऐसे गंभीर संक्रामक रोग का शिकार हो जाती है, तो उसे पागल कुत्ते ने काटा होता है, तो बालक के शारीरिक विकास में दोष उत्पन्न हो जाता है। कई बार प्रसव के दौरान गड़बड़ी होने पर अथवा अप्रशिक्षित या जो अकुशल दाइयाँ हैं उनसे प्रसव कराने पर बच्चे के जो शारीरिक विकास है, शरीर में कोई न कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। अब शरीर में दोष उत्पन्न करने का मतलब होने का मतलब कि जैसे वो बाड़ी दोष हो गया जिसमें तुतलाना, हकलाना या फिर दंत क्षरण हो गया, अस्थियों का विकार हो गया, दृष्टि दोष हो गया, कटे-फटे होंठ हो गए, ये सारी चीज़ें शारीरिक विकृतियों के ही अंतर्गत आते हैं। तो जिन अंगों में दोष होता है, उन अंगों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। लास्ट कारक है क्या? सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक आर्थिक स्तर, तो सामाजिक आर्थिक जो कारक है ये भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो उच्च आर्थिक स्तर के बच्चे होते हैं उनके पलने बढ़ने वाले बच्चों का विकास जो निम्न आर्थिक स्तर वाले बालक होते हैं उनकी अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि इन्हें सभी मूलभूत जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनके साथ साथ आराम आवश्यकताओं की पूर्ति ये सारी चीज़ें समय पर मिलती हैं। इन्हें भी पौष्टिक आहार तत्व ये सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं, रहने को स्वच्छ वातावरण मिलता है, सुंदर हवादार जो प्रकाश वगैरह आता है वो सब मिलता है, खेलने कूदने का अवसर मिलता है, ये उछल कूद बहुत करते हैं। इन्हें मौसम के अनुकूल वस्त्र भी मिलते हैं, इनको मनोरंजन का भी साधन मिल जाता है। इनका जो जीवन स्तर होता है, जो इनकी क्रियाशीलता होती है, वो बढ़ जाती है। ये बालक स्वस्थ होते हैं, निरोग होते हैं, चुस्त होते हैं, फुर्तीले होते हैं, क्रियाशील भी होते हैं, तो इनका शारीरिक विकास उत्तम होता है। लेकिन जो निम्न स्तर के सामाजिक वर्ग के बच्चे होते हैं, उनका शारीरिक विकास जो होता है उतने अच्छे ढंग से इनको खेलने, कूदने, पहनने के लिए कपड़े, पोषक तत्व, भरपूर पेट भरपूर भोजन ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। अगर किसी बच्चे को ये पोषक तत्व वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो वो तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। जैसे अभी-अभी हमने देखा था क्या? क्वाशियोरकर, मेरेस्मस, बेरी-बेरी, रिकेट्स, रतौंधी ये तमाम प्रकार के रोग होते हैं जो उनको हो जाते हैं। गंदे, सीलन भरे, अंधेरे कमरे में जहाँ सूरज के प्रकाश तक नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर बच्चे रहते हैं, तो ऐसे स्थान पर रहने से उनको सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, टाइफाइड ये तमाम प्रकार की उनको बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इन्हीं सब के कारण से उनका जो शारीरिक विकास होता है, वो अवरुद्ध हो जाता है, हो नहीं पाता है, ठीक? तो ये सारे कारक जो होते हैं, ये सारे के सारे कारक बच्चे के शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये सारे बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक? तो कल और आज 2 दिन हमने मिलाकर अपना समाप्त किया फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक? अब देखते हैं कल से हमें कौन-सा डेवलपमेंट पढ़ना है। अब हमने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है, अभी हमने फिजिकल देखा, इमोशनल देखना है, मोटर देखना है,
तो हमें अभी के डेवलपमेंट देखने हैं। इसी में हम जो है बुद्धि भी देखेंगे। बुद्धि के आपने देखा था कई प्रकार होते हैं, कई कारक होते हैं बुद्धि के, तो हमें वो सारी चीज़ें भी समझनी हैं। तो आज हमारा ये फिजिकल डेवलपमेंट समाप्त हो गया। बस आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। आज हमारा टॉपिक समाप्त है, कल से एक न्यू टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तो अगर आपकी क्लास आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।